लग रहा था कि सिर्फ मैं ही अपनी तैयारी करके आई हूँ, सर भी तैयारी से आए हैं। सर, मेरा पहला सवाल बड़ा आसान है, लेकिन बड़ी मुश्किलें हो रही हैं इसके लिए आजकल। वो है सांस। दिल्ली में सांस आ पा रही है क्या? आपका सवाल बिल्कुल सही है। और मुझे एक बार मैं लंदन में था और जब टूर पूरा हुआ तो वापस आने के लिए जब आने वाला था तब मुझे एक परिवार मिला और उन्होंने मुझे कहा कि हमने दिल्ली की टिकट बुक किए थे पर अब कैंसिल किए क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली में मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली के लोगों की जो स्वास्थ्य में बीमारियाँ हो रही है उसमें 60 to 70% दिल्ली का पोल्यूशन कारणीभूत है। मैं कभी 4 दिन रहता हूँ दिल्ली में तो मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है और इसलिए दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे भी एक बार बुलाया था, विशेष रूप से दिल्ली को प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिले इसमें एक पीआईएल थी। तो पहली बात तो ऐसे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है वो 40 से 45% ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण होता है। बिल्कुल सर। और इसलिए दिल्ली में हम 65,000 करोड़ रुपए के ये हमने रोड प्लान किए, कुछ पूरे किए, कुछ काम शुरू है, जिससे दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम और प्रदूषण है वो दूर होगा। मेरे पास लिस्ट है उसकी, मैं आपको दे दूंगा। दिल्ली का पेरीफेरल रोड बना, अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे खुलेगा, तो फिर ये UR2 जो पानीपत से आते समय रोड है जिसमें एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटा लगता है, अब 20 मिनट में पहुंचेंगे T3 पे। अंडरग्राउंड हमने एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल बनाई है। वैसे दिल्ली में काफ़ी जगह, दिल्ली मेरठ बन गया, तो स्वाभाविक रूप से मेरा विश्वास है कि हाँ, अब तो जाने के लिए पहले कैलकुलेशन क्लियर होता है कितनी देर में पहुंच जाएंगे। पहले थोड़ा मुश्किल होता था कि इतना ट्रैफिक मिलेगा और ये सब चीज़ें हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगा जी सर। जो आप लोग इसको और आगे ले जा सकती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। तो मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो 6,000 करोड़ मैंने दिल्ली सरकार को दिए, उसमें जायका का भी एक प्रोजेक्ट था, करीब 7 प्रोजेक्ट थे कि दिल्ली के जल प्रदूषण को मुक्ति देना। और गाजीपुर के टेकड़ी की भी हाइट 7 मीटर कम हुई है और हमने वहाँ से जो कचरा था वो UR2 में भी डाला है, दिल्ली मुंबई हाईवे में भी डाला। मैं आ रही हूँ सर उस पर, क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कचरे का क्या करें कि वो कचरा भी कम हो रहा है। ये भी बड़ा सवाल है। कचरा बहुत है सर, आप लोगों को सपने की दुनिया में ले जाते हैं। ऐसे सपने हैं आपके जो आपने देखे हैं और जो आप लोगों से जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिन हाइड्रोजन से कार चलेगी, एक दिन इलेक्ट्रिक कार जो है वो 1000 किलोमीटर जाकर वापस लौट आएगी, रास्ते में बस बैटरी बदलनी है और कुछ नहीं, काम चल जाएगा। और लोग सोचते हैं कि एक दिन एथेनॉल के ज़रिए फिर से प्रदूषण ख़त्म हो जाएगा, गन्ना किसान भी मालामाल हो जाएंगे और दिल्ली से 100 से 150 किलोमीटर की स्पीड पर बिना कहीं रुके या बिना किसी जाम में फंसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये सब आधे समय में घूम के लोग आ जाएंगे। एक दिन दिल्ली से यमुना में किसी मोटर बोट में बैठेंगे और संगम से होते हुए बंगाल तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे में घूम आएंगे। ये सब सपने हैं सर, ये वाकई में हकीकत भी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में आप देखा था, आपने बताया भी था कि जब मैं बताता था कि किस तरह से ये सब प्लान हो सकता है, तो शायद अरुण जेटली जी का आपने नाम लिया था कि ये कैसे होगा, और आपने जब ये कर दिया तो उन्होंने कहा कि वाकई में आप सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये सपने पूरे होंगे सर? मैं आज आपको बताता हूँ, आपने मुझे रिसीव किया जी। तो मैं जिस गाड़ी में बैठकर आया था वो हाइड्रोजन की गाड़ी थी और अभी यही है खड़ी। तो मैं जो बात कहूँ, जो नहीं हुई ऐसी कोई बात नहीं जो आप मुझे बताएं। हर बात, हाँ एक बात जरूर है, कुछ डिपार्टमेंट अब मेरे पास नहीं है, प्लानिंग में हुआ है वो। पर पहली बात तो ऐसी है कि दिल्ली में ये जो सबसे बड़ा प्रदूषण पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। मैं एक विषय इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देता हूँ। हमारे देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, पेट्रोल, डीजल, गैस। यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी चैलेंज है और पर्यावरण का भी चैलेंज है। अब हमने इथेनॉल पर, मेरे पास गाड़ी है इनोवा, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो
यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है। आज मैंने लेके आया वो भी है। और उसमें से इथेनॉल जो होता है वो 60% बिजली तैयार करता है और 40% इथेनॉल पे चलती है। तो पेट्रोल का एवरेज रेट 25 रुपये लीटर पेट्रोल आएगा। तो नेचुरली उसमें इकोनॉमिक एडवांटेज भी है। हाइड्रोजन जो है वो हमारे देश में फ्यूचर का फ्यूल है और हमारा प्रयास है कि $1 का हाइड्रोजन आएगा। तो $1 पर अगर हाइड्रोजन आएगा तो 4 लीटर के बराबर डीजल के बराबर है। तो 80 रुपये में आप समझिए कितना फ़ायदा होगा और प्रदूषण नहीं होगा। फिर इलेक्ट्रिक पर मुझे अब आप लोग भूल गए, मुझे सब पत्रकार पूछते थे, यहाँ तक एक कार्टून भी छपा था कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी है, गडकरी जी के कहने पर गाड़ी ली और धक्का मार रहे लोग क्योंकि चार्जिंग खत्म हुआ। सर मैं भूली नहीं, ये तो दर्द है। कई बार सोचती हूँ कि ऐसे चले जाए इलेक्ट्रिक कार पर, लेकिन फिर ये चिंता होती है कि जितने पेट्रोल पंप्स दिखाई देते हैं उतने चार्जिंग स्टेशंस नहीं दिखाई देते हैं। चार्जिंग स्टेशन की जरूरत ही नहीं। एक स्टडी किया गया था कि एक स्कूटर दिन में कितना चलता है, तो बजाज और टीवीएस ने किया 24 से 28 किलोमीटर चलता है। और स्कूटर चार्ज है 125 किलोमीटर के लिए, रात को घर में आओ लगा दो तो प्रॉब्लम नहीं। कार अब 450 किलोमीटर तक चार्जिंग होता है। कार एवरेज चलती कितनी है? 100-125 किलोमीटर। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है कि दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से हरियाणा या हरिद्वार, या दिल्ली से देहरादून या दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो आपको प्रॉब्लम है। अब हम 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे जिसमें चार्जिंग स्टेशन है। आप वहाँ जाकर थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता करिए, उतने गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो आज देश में 85,000 बसेस निर्माण करने की हमारी क्षमता है और आने वाले 2 साल में देश में 1.5 लाख इलेक्ट्रिक बसेस आ रही। अब दिल्ली में भी आप देखो, आप किसी भी शहर में, मुंबई डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मैंने लॉन्च की, तो इलेक्ट्रिक भी आ गई, इथेनॉल भी आ गया, फ्लेक्स इंजन भी आ गया। बेंगलोर में मैंने डीजल में 15% मिथेनॉल जो कोयले से बनता है वो डालकर वो बसेस का पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, उसका रेट है 22 रुपये लीटर। और अशोक लेलैंड ने अपना मिथेनॉल का ट्रक लॉन्च कर दिया। अब टाटा और लेलैंड के डीजल पेट्रोल इंजन आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था हो गई। अभी मैं बंगलोर में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के एग्जीबिशन का मैंने इनॉग्रेशन किया। जेसीबी ने खुद मेरे घर पर 10 दिन पहले पूरा सीएनजी पर चलने वाला जेसीबी लॉन्च किया। और इस जेसीबी, अब आपको एक बात बताता हूँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बाद में इतनी इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन और मिथेनॉल पर, इथेनॉल पर सब कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री केवल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की है जो पूरी तरह अभी बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ जा रही है। पंजाब हरियाणा में करीब 180 प्रोजेक्ट ऐसे जो परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने का काम शुरू है। 36 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। तो परली जलेगी नहीं तो आप क्या प्रॉब्लम रहेगा। पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक प्रोजेक्ट डाला है जो परली से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और बायो एविएशन फ्यूल बना रहा है। अब हवाई ईंधन में 1% एविएशन फ्यूल जाएगी और धीरे धीरे वर्ल्ड में 5% जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि एक समय सब हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए बायोफ्यूल पे जाएगी। अब 3 साल पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले। स्पाइस जेट का विमान मैंने इनिशिएटिव लेकर देहरादून से दिल्ली 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर आया यहाँ। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी बाम्बू से नुमालीगढ़ में इथेनॉल बना रहे इंडियन ऑयल, और मैंने उनको सजेस्ट किया कि बांग्लादेश को जो पाइपलाइन है पेट्रोल डीजल की, वो पेट्रोल के लाइन में 20% इथेनॉल डाल दो ताकि बाम्बू के कारण लाखों नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को रोजगार मिलेगा और इथेनॉल से कीमत भी कम होगी, प्रदूषण भी कम होगा, इंडियन ऑयल का भी फायदा होगा और बांग्लादेश का भी फायदा होगा। अब श्रीलंका हमसे इथेनॉल मांग रही, बांग्लादेश मांग रहा है। सर उनका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो नई गाड़ियाँ खरीदी थी डीजल की और अब वो जल्दी वक्त से पहले पुरानी हो रही हैं क्योंकि सरकार उन्हें पुराना कर रही है। हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है साल का वो उनके पास होता है, उसके बावजूद भी। तो ये सवाल भी मुझे लगता है आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं और आपसे डायरेक्ट सुनना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए 15 साल होने के बाद वो गाड़ी का देखो, आज के 4 ट्रक और 15 साल का ट्रक, तो आज के 4 ट्रक जितना पोल्यूशन कर रहे हैं उतना 15 साल पुराना एक ट्रक कर रहा है। दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें इकोनॉमिक्स भी है।
मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो बजाज स्कूटर को 7 साल लगते थे वेटिंग लिस्ट से, आपको शायद याद नहीं होगा। तो किसी के शादी में दहेज में स्कूटर मिलती थी तो लोग बोलते थे उनकी ससुरे की बड़ी पहुंच है, ये स्पेशल स्कूटर मिली है। इतना नंबर ला, प्रिया उनकी चेतक स्कूटर आती, बहुत उसका ये था। अब अभी स्थिति ऐसी हुई है कि हमारे देश में लगभग इतने बड़े प्रमाण पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि मैं आपको बताता हूँ कि स्कूटर हो या ऑटो रिक्शा हो, सब आप एक थोड़ा ई रिक्शा की शुरुआत हुई। और मुझे मालूम है जब ई रिक्शा हुई तब भी लोग ये सवाल पूछते थे तब साइकिल रिक्शा का क्या होगा। अब साइकिल रिक्शा चली गई, 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करता था, आज वो पूरे मुक्त हो गए मानवता के आधार पर, और वो आज इलेक्ट्रिक ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं। तो मैं आपको तो ये 15 साल पुराना, उसको बेचने में फ्यूल की भी सेविंग है, प्रदूषण भी कम होगा, और टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है। जो 28 किलोमीटर पहले स्कूटर चलती थी, अब 90 किलोमीटर पे मोटरसाइकिल और स्कूटर आ गई। तो 1 लीटर में 28 का और 90 का फर्क पड़ेगा ना। तो ये इसका एडवांटेज है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। दूसरी बात कंज्यूमर का फायदा, जितना मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात कर रहा हूँ, हर जगह कंज्यूमर का फायदा। अभी ये जो बिटुमिन है, ये परली से बनाएंगे हम, 80 लाख टन बिटुमिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं अब ना, हमारे देश में लगता है। उसमें से 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये पूरे हरियाणा पंजाब की परली को 2500-3000 रुपये टन भाव मिलेगा और परली से बिटुमिन तैयार होगा तो देश का इंपोर्ट बचेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।